Welcome students and dear viewers, myself Dr. Avdesh Sharma Anil, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सेल बायोलॉजी का जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्यों शक्ति गृह कहते हैं, क्यों पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक वो सेल ऑर्गेनल है जिसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी पैदा की जाती है, और वो एनर्जी हमेशा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बंद रहती है। रासायनिक जो ऊर्जा है वो के रूप में यहाँ पे संचित रहती है, एटीपी के रूप में रहती है। तो जो एनर्जी है, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन का जो पूर्ण अपघटन होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी का जो संचय है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, यहीं बनती है वो, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहले रूडोल्फ कोलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो इंसेक्ट होते हैं, उन इंसेक्ट की जो मसल्स हैं, उस मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था एज ए ग्रेन्यूल के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल रूडोल्फ कोलिकर, तो कोलिकर ने सबसे पहले कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को वास्तविक रूप में इसकी जो स्टडी है वो डब्ल्यू फ्लेमिंग और आर आल्टमैन के नाम है, जो कि 1890 और 1892 में रेस्पेक्टिवली दोनों ने अलग अलग तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को देखा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, और फिर उन्होंने अलग अलग नाम दिया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने नाम दिया फाइला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिलामेंट जैसा है, और आर अल्टमैन ने उनको नाम दिया बायोप्लास्ट, जो कि उन्होंने इसको डॉट के रूप में बताया कि यह ग्रेनुलर होता है। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि किसने दिया, ये आर आल्टमैन और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी बेंडा। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो सी बेंडा ने दिया। यहाँ माइटो का मतलब है थ्रेड यानी धागा, और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, यानी ग्रेन्यूल जैसी स्ट्रक्चर, दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर उनको नज़र आई कोशिका में, इसलिए सी बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रियोन का मतलब ग्रेन्यूल, तो थ्रेड जैसी भी दिखी, हल्की कहीं पे धागे जैसी दिखी, कहीं ग्रेन्यूल जैसी दिखी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी प्रकार की यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके पास ही इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, मेम्ब्रेनल फोल्ड होते हैं, जिसे मीजोसोम कहते हैं, और उसी मीजोसोम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, अर्थात जो मीजोसोम है इट इज़ इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। आरबीसी में किसी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, राइट। और ये सीलिया जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस में भी पाया जाता है, सीलियरी जो स्ट्रक्चर होती हैं उसके आधार भाग में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जहाँ कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको हम सार्कोसोम कहते हैं, क्योंकि मसल्स में भी एनर्जी सबसे ज़्यादा मात्रा में खर्च होती है। और इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, उन फ्लाइट मसल्स को, उड़ने वाली पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। ओके, नेक्स्ट है माइकेलिस नामक एक साइंटिस्ट थे, माइकेलिस। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक वाइटल स्टेन होता है जिसका नाम है जेनस ग्रीन बी। वाइटल का मतलब जीवित कोशिकाओं को स्टेन कर सकता है ये, उससे उसे स्टेन किया, तो वहाँ पर जो है इस स्टेन के कारण
ऐसी कोशिकाएं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है वो ग्रीनिश जो है वो क्या देती हैं, फ्लोरिसेंस पैदा करने लग जाती हैं, ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंस पैदा कर ले जाती हैं, क्योंकि उनमें पाए जाने वाला जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एंजाइम इस डाई का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। इसके कारण वो ग्रीनिश जो है वो फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं, कलर देती हैं। ओटो वार्सबर्ग ने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो गुणधर्म, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीडेटिव होता है, यानी यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ हैं उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो टूटता है, जैसे ग्लूकोज है उसका भी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है। तो ये इसके कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर, शेप एंड साइज। नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ सेल्स। कौन सी कोशिका का क्या काम है उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो अलग अलग प्रकार के सेल में अलग अलग प्रकार से होती है, कुछ सेल में ज़्यादा होती है, कुछ में थोड़ी कम होती है। माइक्रोसोमोनास, माइक्रोस्टेरियास नामक जो सिंगल सेलुलर जो एल्गी कहलाती हैं माइक्रोस्टेरियास, इनमें एक संख्या में लगभग एक या एक से अधिक 10 से कम के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया देखे गए हैं। इसी प्रकार जैसे ट्रिपेनोसोमा है, ये एक प्रोटोजोवन है, इसमें भी संख्या इतनी ही है, यानी सबसे कम मात्रा में यूनिसेलुलर एल्गी माइक्रोस्टेरियास, माइक्रोसोमोनास और ट्रिपेनोसोमा जो है प्रोटोजोवन है उसमें ये देखे गया है। लीवर सेल जो होती हैं यानी जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उनमें इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म होता रहता है वहाँ पे, तो लगभग 1000 से लेकर 1500 तक की यहाँ पे संख्या होती है। ऊसाइट है एम्फीबिया की, अंडे जो होते हैं, फ्रॉग है, एम्फीबियन सैलामेंडर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी गई है इसकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि वहाँ पे ऊसाइट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। इसी प्रकार मैंने कहा मसल्स जो होती हैं, इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स होती हैं, उनमें भी संख्या ज़्यादा होती है। और लगभग 5 लाख की मात्रा में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया है वो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है चाउस चाउस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाउस चाउस, इस चाउस चाउस प्रोटोजोआ जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख तक देखी गई है एक ही सेल में। तो इसका मतलब नंबर इसका बहुत ज़्यादा वेरी करता है, 1 से लेके 5 लाख तक एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सेल कितनी फंक्शनल है। ओके, इसकी यदि हम शेप की बात करें तो शेप इसका फिलामेंटस हो सकता है, यानी फिलामेंट जैसा, इतना धागी जैसा, और रोड शेप होता है, इस प्रकार से ये रोड शेप भी हो सकता है। आगे क्लब शेप हो सकता है, जैसे टर्टल की जो लीवर सेल हैं उसमें रोड शेप होता है, किडनी सेल होती है मेमल्स की फिलामेंटस होता है, और स्पर्मेटोजोआ और ऊसाइड्स होते हैं उनमें जनरली ये ग्रेनुलर होता है, दानेदार जैसी आकृति है, इस प्रकार से दिखाई देता है। इसकी शेप है वो डिफरेंट टाइप की होती है। साइज़ यदि हम देखें तो साइज़ इसका वैसे नॉर्मली 0.5 से 2 माइक्रोन होता है, लेकिन ईस्ट जो होती हैं कोशिकाएं उनमें सबसे कम 0.1 माइक्रोन होता है, और एम्फीबिया का जो ऊसाइट होता है उसमें जो है ये 40 माइक्रोन तक देखा गया, 40 माइक्रोन, राइट, 40 माइक्रोन, माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को यदि अपन देखें तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसको हम 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर ये बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन, फिर ये इनर चैम्बर है, और फिर इसके बाद में ये आउटर चैम्बर है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और फिर ये इनर चैम्बर है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इसके 4 भाग होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो कि यहाँ पाया जाता है बीच में, और इसके बाद में
ये हो गया पूरा का पूरा मैट्रिक्स या इनर चैम्बर। ये तो इसके चार भाग बेसिकली होते हैं। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो इस प्रकार से अंगुली नुमा उसमें उभार पाए जाते हैं। फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, राइट। तो वो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इट इज स्मूथ अनइंटरप्टेड लेयर परमिएबल टू सब्सटेंस लेस देन मोलिकुलर वेट ऑफ 21,000 डाल्टन। जो बाहरी झिल्ली होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, सिंगल लेयर होती है और वो पदार्थों के लिए जनरली परमिएबल होती है। जनरली 21,000 जो डाल्टन है उससे कम जितने पदार्थ हैं वो उसमें से पार हो सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक झिल्ली है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, उसमें से नहीं जा सकते। ये हाई कार्डियोलिपिन जो है लिपिड से बनी होती है। आंतरिक झिल्ली में एक विशेष प्रकार का लिपिड होता है जिसको हम कार्डियोलिपिन कहते हैं, तो ये पाया जाता है, जबकि भारी झिल्ली में नहीं होता है। और जो झिल्ली होती है इसकी, उसमें यदि हम लिपिड की रेशियो देखें तो ये थोड़ा कम होता है, 30% होता है। और इसमें प्रोटीन को देखें तो वो लगभग 70% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन के बारे में। ओके, पैलाडे गिवन नेम क्रिस्टी। इनर झिल्ली की बात करें तो इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। फोरम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी, अंगुलियों उभार होते हैं। पैलाडे ने ये नाम दिया था। क्रिस्टी के कारण जो है आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये आराम से हम इसमें बहुत सारे इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जिससे कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया इजीली आसानी से हो सकती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अधिकांश जो एंजाइम हैं वो एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो इसके साथ ही जो क्रेब साइकिल में काम आने वाले कुछ एंजाइम भी इनर झिल्ली की निचली सतह पे पाए जाते हैं। तीसरा होता है चैम्बर, आउटर चैम्बर, जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और इसका जो व्यास है डायमीटर अब 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अंदर एडिनिलेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम पाए जाते हैं। इनर चैम्बर जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें सर्कुलर डीएनए मिलता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं 55S प्रकार के, जिनमें 2 सब यूनिट होती हैं, 35S और 25S सब यूनिट होती हैं। इसके अलावा इसमें आंतरिक जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्रेब साइकिल के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल। और फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसके भी एंजाइम पाए जाते हैं, राइट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो हमें ये ऐसा दिखाई देता है। इसमें आपको ये जो अंगुली नुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये दीज आर नोन एज क्रिस्टी। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली का ये अंतर्वलन है, फोल्ड होता है। बाहरी झिल्ली होगी, अंदर इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें डीएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, राइट। और कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कोशिका का शक्ति ग्रह होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे आउटर जो मेम्ब्रेन है उसमें पाया जाता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। इसके अलावा NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ये आउटर झिल्ली जो होती है उसमें पाया जाता है। फिर फैटी एसिड कोएंजाइम ए लाइगेज और काइन्यूरेमाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये आंतरिक झिल्ली में होता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, दोनों झिल्लियों के बीच की जो जगह होती है उसमें एडिनिलेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। फिर आता है इनर झिल्ली, सबसे ज़्यादा एंजाइम है वो इनर झिल्ली पे पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं इनर झिल्ली पे, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे एंजाइम
ETS के हैं। जैसे ETS में NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहते हैं। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स यानी FAD कॉम्प्लेक्स, जिसको कॉम्प्लेक्स सेकंड कहते हैं एंजाइम। फिर आता है डाइफोस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं थर्ड कहते हैं हम। फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स फोर्थ कहते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स एंजाइमों के समूह पाए जाते हैं। साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C1, ये सारे के सारे साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स के क्या पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन होती हैं। ओके, इसके अलावा इसमें ATP सिंथेज होता है, ठीक है, ATP सिंथेज, जिसको F1F0 एटीपेज भी कहते हैं। इसके अंदर कोएंजाइम Q और यूबिक्विनोन नामक 2 मोबाइल क्या कहलाते हैं, मोबाइल प्रोटीन होते हैं, या कैरियर जो हैं प्रोटोन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको ग्रहण करने वाली प्रोटीन होती है। एक तो कोएंजाइम Q होता है और एक यूबिक्विनोन होता है। तो ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, SDH। ये एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, जो कि जिसका काम है क्रैब साइकिल में सक्सिनेल कोएंजाइम A को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करना। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोज भी पाया जाता है, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में काम आता है। कार्निटाइन फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफेरेज भी पाया जाता है, जिसका काम है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जो फैटी एसिड है उसको ट्रांसफ़र करना किसमें, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लिखा हुआ एंजाइम OTCA साइकिल। कौन कौन से होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमेरेज, सिस एकोनिटेज, सिट्रेट सिंथेटेज और कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेट, है ना, और ऑक्सीडेशन के एंजाइम। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम है ये क्रैब साइकिल, जो साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है उसके एंजाइम होते हैं। तो ये एक सारणी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हमें याद करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉरी ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, ये भी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ग्रेन्यूल्स जो आपको दिख रहा है इसमें, ये भी एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की है। राइबोसोम्स हैं इसमें जो 55 प्रकार के हैं। इसकी आंतरिक झिल्ली पे ये जो है इस क्रिस्टी पे जो स्ट्रक्चर लगी हुई होती हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, ये कहलाते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। और यही वो प्रोटीन होती हैं जो ATP का सिंथेज करती हैं, इसलिए इनको हम एटीपेज भी कहते हैं। एटीपेज सिंथेटेज एंजाइम कहलाते हैं। इसमें यदि हम देखें तो इनर सरफेस पे क्या कहलाता है, ये आंतरिक झिल्ली, ये बाह्य झिल्ली, ये साइटोसोलिक या C फेस होता है क्रिस्टी का, और ये M फेस होता है इधर, जिस M फेस पे क्या लगे हुए होते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, ये ऑक्सीसोम होते हैं। तो ऑक्सीसोम का इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि हमें याद होना चाहिए। क्या होता है ऑक्सीसोम में, हम देखें तो ये देखिए, ये क्रिस्टी हो गई, दिस वन इज़ क्रिस्टी, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है ये, और इसके ऊपर ये जो लगी हुई हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर, ये होती हैं F1 पार्टिकल, या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक तो होता है हेड ऐसे, और एक उसमें होता है बेसिकली स्टॉक, और फिर नीचे की तरफ पाया जाता है बेस। बेस में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी रहती हैं। इसमें प्रोटीन होती हैं A, B और C प्रकार की, लगभग 12 C प्रोटीन होती हैं, 2 B प्रोटीन होती हैं और 1 A प्रोटीन होती है, जो कि ये आधार भाग बनाती हैं। आधार भाग को हम कहते हैं F0 पार्टिकल,
और जो हेड पार्ट होता है जिसमें अलग अलग प्रोटीन होती हैं, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। इसमें 3 अल्फ़ा प्रोटीन होती हैं, 3 बीटा प्रोटीन होती हैं, गामा प्रोटीन होती हैं, डेल्टा प्रोटीन होती हैं, और एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एप्सिलन प्रोटीन। तो इस प्रकार से ये 3 और 3 6 7 8 9 प्रोटीन इस हेड पार्ट में पाई जाती हैं। तो ये जो हेड पार्ट है इसको कहते हैं F1 पार्ट, या इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। जैसे ये दिख रखा है, ये हेड है और ये F1 पार्ट कहलाता है। फिर इसमें बीच में ये स्टॉक पाया जाता है और यहाँ पे पाई जाती है F0 जिसको बेसल प्रोटीन कहते हैं। तो ये F0 होता है। तो इसको कहते हैं हम ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, और या इसका नाम है ऑक्सीसोम्स। तो इस पार्टिकल की खोज जो है फर्नांडीज मोरान नामक साइंटिस्ट ने 1963 में की थी। जैसे मैंने बताया, ये मेडअप ऑफ बेस, स्टॉक और हेड 3 पार्ट का बना हुआ है इस प्रकार से, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगभग 10,000 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और जो 2 पार्टिकल के बीच में 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। ये कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं, फैक्चुअल्स डाटा है ये। और इसका जो बेस पार्ट है जिसको मैंने कहा F0 सब यूनिट, एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, जो आंतरिक झिल्ली में धसी रहती है, आल्सो नोन एज ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन, ये इसका दूसरा नाम है। इस F0 को कहते हैं OSCP, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन, ये इसका नाम है। ओके, इट इज़ मेडअप ऑफ 1A 2B एंड 12C प्रोटीन। अभी जो मैं बताया है कि एक A होती है, 2B प्रोटीन होती हैं और 12C प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन A मेक्स प्रोटोन चैनल। ए प्रोटीन होती हैं वो प्रोटोन चैनल बनाती है। प्रोटोन चैनल का मतलब होता है कि प्रोटोन H+ जो आयन होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोन। तो प्रोटोन को माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के थ्रू गुजरने के लिए ये एक चैनल प्रोवाइड करती है प्रोटीन, ताकि वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ सके। और प्रोटीन C मेक्स मूवेबल रिंग्स। C जो होती हैं वो बनाती हैं मूवेबल रिंग्स। ये रिंग्स होती हैं जो कि आपस में मूव कर सकती हैं। और जो B प्रोटीन है वो डेल्टा प्रोटीन के साथ मिलकर के पेरिफेरल स्टॉक बनाते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार से C प्रोटीन होती हैं ये तो बनाती है मूवेबल रिंग, और जो A प्रोटीन होती हैं वो बनाती है चैनल प्रोटीन, और जो होती हैं यहाँ पे बेसिकली जो डेल्टा प्रोटीन है और बी प्रोटीन है वो क्या बनाती है, इसके साथ पेरिफेरल स्टॉक बनाती है। हेड पार्ट है F1 मशरूम शेप्ड स्पेरिकल, 90 एंगस्ट्रॉम होता है इसका डायमीटर। इसमें भी 5 अलग अलग प्रोटीन होती हैं, 3 अल्फ़ा होती हैं, और 3 हो गई अल्फ़ा, 3 हो गई बीटा, 1 हो गई गामा, 1 हो गई डेल्टा और 1 हो गई एप्सिलन। तो ये प्रोटीन समूह है वो हेड पार्ट में पाए जाते हैं। और ये हेड पार्ट की जो प्रोटीन है इन्हीं में ATP सिंथेसिस होता है, क्योंकि इन्हीं प्रोटीन में एटीपेज नामक एंजाइम जैसी एक्टिविटी पाई जाती है, इसलिए उस एंजाइम का नाम हो गया एटीपेज एंजाइम, क्योंकि ATP का सिंथेसिस हेड पार्ट की प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, और इसमें इसका काम, जैसे मैंने बताया कि इसका काम ATP का सिंथेसिस, और ATP का सिंथेसिस इसी जो है प्रोटीन पार्टिकल के अंदर होता है। और इस जो मेम्ब्रेन होती है इसमें ETA साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसकी सहायता से ATP का निर्माण होता है। वो हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।